हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हंसू में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ब्रेटन वुड्स प्रणाली के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों, आज की वीडियो के लिंक में उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। वो वीडियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो चैप्टर हम लोग IMF के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, और ये चैप्टर पूरी तरह से ब्रेटन वुड्स प्रणाली से ही जुड़ा हुआ था। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पिछले वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। चैप्टर का नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसे? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। जो लोग ना जानते हो, मैं थोड़ी सी आप लोगों को ब्रीफ डेफिनेशन इसकी दे देता हूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी तो वो ब्रेटन वुड्स प्रणाली के माध्यम से ही की गई थी। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी और पूरी अर्थव्यवस्था को एक ढांचे में लाने के लिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली लाई गई थी। और यह कैसे लाई गई थी? इंग्लैंड, अमेरिका और 42 अदर कंट्रियों के एक साथ बैठक करने पर इस प्रणाली की शुरुआत हुई। और ब्रेटन वुड्स प्रणाली नाम कैसे पड़ा था इसका? तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर यह बैठक की गई थी, तो इसका नाम ब्रेटन वुड्स प्रणाली पड़ा। ठीक, तो उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्ट्रांगनेस मिली, प्लस साथ ही उसके ही अंतर्गत IMF और वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी। तो ये जो हमारा आज का चैप्टर है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे हम लोग ब्रेटन वुड्स प्रणाली से जोड़कर देखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे। चलिए बात करते हैं कि यह है क्या। यह एक ऐसा फंड है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या करता है, एक तरह से हेल्प करता है कि अगर किसी भी विश्व की अर्थव्यवस्था डूब रही है तो उसे यह लोन देगा, साथ ही उसकी सहायता भी करेगा, उसे फंड भी देगा। ठीक, फंड देगा, उसे डोनेशन देगा। मतलब कि विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था अगर ऐसी है जिसमें कमजोरी है, वो वीकनेस है, पूरी तरह से मतलब अर्थव्यवस्था टूट रही है, तो उसकी हेल्प करने के लिए यह बनाया गया था। तो इसमें बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जस्ट उसके बाद ही की गई थी। 43 में क्या हुआ? 1943 में इसके बारे में बात की गई और 45 में इसकी स्थापना की गई। 47 में इसे पूरी तरह से मान्यता मिली और यह कार्य करने लगा। ठीक, तो हम लोग एक एक पॉइंट लिखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के ही वाशिंगटन DC में है, जहां वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। ठीक, कल के वीडियो में हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे कि इसके सदस्य देश कितने हैं। तो इसके सदस्य देश 189 है, 189 है। भारत की क्या स्थिति रही है? तो भारत इसका स्थापना सदस्य है, मतलब जब यह बनाया गया था तो उसी समय भारत भी सदस्य था इसका। तो भारत इसमें जुड़ा नहीं है, वह इसके फाउंडेशन के समय से ही जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि यह रैंकिंग देता है। जितने भी इसकी सदस्य कंट्री हैं इसको डोनेट करती हैं क्या? करेंसी, मतलब इसकी हेल्प करती है मौद्रिक रूप में। तो इसके पास जो करेंसी इकट्ठा होती है सारी कंट्रियों की, पूरे विश्व की, तो वह किसी एक कंट्री में या दो कंट्री में जिसमें भी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वह उसकी हेल्प करता है। तो अब इसमें बात आती है कि सबसे ज्यादा इसे पैसा कौन देता है, पहले रैंक पर कौन है? तो पहले रैंक पर यूएसए है। और भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 8वीं रैंक पर है कि IMF को पैसा देने वालों में 8वें रैंक पर भारत है। सबसे ज्यादा पैसा यूएसए देता है, 8वें पर भारत है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था मैंने आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया। चलिए एक एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, केवल फैक्ट लिखेंगे, चीजें याद होगी जहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई? 3 डेट है, इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद रखेंगे। चलिए एक एक डेट हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। 1944 के ब्रेटन वुड्स अधिनियम के तहत यह लिखना जरूरी है। 1944 के ब्रेटन वुड्स
प्रणाली के तहत। और कहां पर? यूएसए के न्यू हैम्पशायर शहर, यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, जहां ब्रेटन वुड्स प्रणाली स्टार्ट की गई थी। क्योंकि इसी में क्या किया गया था, इसका पूरी तरह से स्थापना की गई थी। एक इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे और एक यूएसए के अर्थशास्त्री थे, उन दोनों के मार्गदर्शन में ब्रेटन वुड्स प्रणाली लाई गई थी और साथ ही आईएमएफ का भी नींव रखी गई थी। ठीक, चलिए अपडेट हम लोग याद करेंगे। इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वह था 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945। ठीक, और उसके बाद यह कार्य कब से कर रहा है? तो 1 मार्च 1947। कब से कार्य कर रहा? 1 मार्च 1947, जिस ईयर में हमारा जो इंडिया है आजाद हुआ था। ठीक, कार्य इसने अब किया। और यूएन का अभिकरण कब बनाया? यूएन का अभिकरण, ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। अभिकरण यह बना नवंबर 1947 में, नवंबर 1947 में। अब बात करेंगे कि सर अभिकरण का क्या मतलब है? अभिकरण का मतलब है कि यूएन द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई। यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, मतलब अब इसे मुख्यालय रखने का भी पूरा अधिकार दे दिया गया। तो अब बात आएगी कि मुख्यालय की बात तो आपने की सर, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि इसका मुख्यालय कहां है। समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसका मुख्यालय कहां है। इसका मुख्यालय है कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। और यह कहां है? तो यह यूएसए में है। वाशिंगटन डीसी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए मैं आप लोगों को फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं जहां से डायरेक्ट वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बाकी आईएमएफ की ब्रीफ डिफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बताई कि यह है क्या, एक्चुअल में यह कार्य क्या करता है। ठीक, चलिए स्थापना भी हम लोगों ने इसकी देख ली, मुख्यालय भी देख लिया। उम्मीद करता हूं कि ये इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एक तो मुख्यालय हो गया और इसके कार्यालय भी हैं 2। ठीक, कार्यालय, तो कार्यालय इसके कितने हैं? 2 हैं। ठीक, तो पहला कार्यालय इसका कहां है? पेरिस में, दूसरा जेनेवा में है। पेरिस, दूसरा जेनेवा में। अब बात करते हैं कि मुख्यालय क्या है, कार्यालय क्या है। ठीक, चलिए आप लोग कहीं भी रह रहे हैं, मान लीजिए किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो उसका एक हेड ऑफिस होता है जहां पर उसकी हेड ऑफिस होती है और उसके बाद ब्रांचेस उसकी खोली जाती है। आप लोग बैंक का उदाहरण लीजिए कि बैंक एक मुख्य कार्यकारी बैंक होती है और उसके बाद उसकी कई ब्रांचेस होती हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सिटी में। वो हेडक्वार्टर का नाम क्या लिखेंगे? जहां उसका मुख्यालय होगा, मतलब जहां से कार्यभार संभाला जाता है। बाकी अदर जगहों पर क्या होता है कि उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो उसी तरह से ब्रांच के रूप में इसके कार्यालय, ऑफिस होते हैं और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो पहला कार्यालय इसका पेरिस में है, दूसरा जेनेवा में है। उम्मीद करता हूं कि इतने सारे फैक्ट आप लोग याद कर लिए होंगे या फिर इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके सदस्य देशों के बारे में। इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से देखेंगे। ठीक, इसके सदस्य देशों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 189 है। चलिए सदस्य देश कुल 189, कुल 189 है। अब इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ज्यादातर एग्जाम्स में छोटा अगर एग्जाम है, जैसे ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो इसमें पूछेगा कि कितने सदस्य देश हैं। ठीक, तो आप बता देंगे 189।
अब थोड़ा इसका लेवल हम लोग ऊंचा करेंगे, तो उसमें पूछेगा कि इसमें 189 नंबर का कंट्री कौन है जो जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था। 187 वाला कंट्री कौन है, 188 की कंट्री कौन है, 185 की कंट्री कौन है। मतलब कि जो लास्ट में कंट्रियां जोड़ी गई हैं, ये याद रखेंगे कि लास्ट में जो कंट्रियां जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार अगर आप लोग देखेंगे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं कि आईएमएफ में जुड़ने वाली 186वीं कंट्री कौन सी है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सारा डेटा लेकर आया हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को मिलेंगी कि लगेगा कि हाँ यार यहीं से तो क्वेश्चन पूछता है। बाकी जगहों पर तो केवल लोग लेक्चर देते हैं, हम लोग कलेक्ट भी नहीं कर पाते। जहां मैं आपको लेक्चर भी दूंगा, लेकिन वही लेक्चर दूंगा जो एग्जाम्स में आते हैं, साथ ही वही फैक्ट आप लोगों को लिखवाऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नोट्स बनवाने का मोटिव यही होता है कि जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। एक्सपीरियंस कैसे आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, हाल में होने वाले एग्जाम्स देखिए और नोट्स देखिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों की नोट्स प्रिपेयर करवाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रयास मेरा चल रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और इसका रिस्पांस मुझे मिल रहा है कमेंट के माध्यम से। उसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। चलिए बात करेंगे सदस्य देश। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या तो 189 है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कि 189वां कौन सा है, 188वां कौन सा है, 187 187वां कौन है और 186वां कंट्री कौन सा है। ठीक, ये जरूर याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, आई एम श्योर। 189वां नंबर पे जो कंट्री जुड़ी थी वह है नौरू। ठीक, 188वां कौन सा है, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। 187वां कंट्री कौन सा है, तुलु। कौन सा, काफी सारी कंट्री के नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, तुलु। और 186वां कौन सा है, तो वह है कोसोवा। कौन सा, कोसोवा। तो इसमें आप लोगों को यह चीज याद रखना है कि 189वां नंबर का कौन सा है, और ये तीन के तीनों मैं तो कहूंगा याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूरी संभावना है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब इसी तहत हम लोग देख लें कि सदस्यता के बारे में बात हो रही है तो भारत के बारे में बात ना करें ये तो लाजमी नहीं है, तो भारत के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की स्थिति, ठीक है, भारत इसका जो था वह स्थापना सदस्य था। भारत आईएमएफ का स्थापना सदस्य था। मतलब कि जब इसका फाउंडेशन किया गया, जब इसकी स्थापना की गई, उसी समय से ही भारत इसका मेंबर था। तो इसमें कंफ्यूजन मत आप लोग क्रिएट करिएगा कि भारत इसमें बाद में जुड़ा है, क्योंकि जब 1945 में इसकी स्थापना हुई तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था अपना इंडिया, बट फिर भी यह उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, उसके फाउंडेशन के समय। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि आईएमएफ में भारत कब जुड़ा, 1945 और 1946, 1966, 3-4 ऐसे ऑप्शन देके और एक ऑप्शन आपको दे देगा स्थापना सदस्य था भारत। ठीक, तो ये चीजें याद रखेंगे, फैक्चुअल डेटा है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने देखा इसके सदस्य देश, अब देखेंगे इसके क्या रैंकिंग, कि किस कंट्री को कितना रैंकिंग दी गई है। चलिए देशों को दी गई रैंकिंग। अब बात करेंगे कि रैंकिंग मिलती कैसे है। जो जितना ज्यादा पैसा देता है, जो जितना ज्यादा फंड इसे देगा, उसे उतनी बड़ी रैंकिंग दी जाती है। ठीक,
तो सबसे ज्यादा पैसा इसे यूएसए से मिलता है, तो यूएसए इसकी रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ठीक, हम लोग देखेंगे 1 से 8 तक, क्योंकि अपनी कंट्री जो है इंडिया वो 8वें स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8th नंबर पर हमारी इंडिया है। चलिए एक एक करके हम लोग कंट्री का नाम लिखेंगे, चीजें आप लोग याद करेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले स्थान पर कौन है? यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दूसरे पर कौन है? तो दूसरे पर इसका है जो सदस्य वो है जापान। तीसरे पर है चीन, अपना पड़ोसी। ठीक, चीन है। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। और उसके बाद ब्रिटेन, मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ब्रिटेन, और ब्रिटेन के बाद जो एक कंट्री आती है वह कौन सी है? इटली। कौन सी? इटली। और भारत जो हमारा है प्यारा सा इंडिया, यह 8वां ऐसा देश है विश्व में 189 कंट्रियों में भारत 8वां सबसे ज्यादा पैसा देने वाला है। किसे? आईएमएफ को। तो इसमें जो जितना पैसा देगा उसे उतनी रैंकिंग दी जाएगी। मतलब ये आपकी लिमिट पर है कि आप कितना पैसा आईएमएफ को दे सकते हो। जितना पैसा आप दोगे और आपकी रैंकिंग उतनी सही होगी। बात करेंगे कि अगर भारत 8वें स्थान पर है तो भारत करता क्या है? जो ये आईएमएफ है ना, तो इसका जो फंड है, उस फंड का 2.76% पैसा भारत देता है। ठीक, पूरे फंड का 2.76% इंडिया देता है। अपने हिसाब से यह उतना सही भी है, खराब भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते। ठीक, बट ये देता है इतना, तो इस पे हम लोगों को प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोगों ने रैंकिंग भी देख ली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ की, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। ठीक, अब बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। नहीं, एक मिनट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता है। देखिए, जो सारे फैक्ट है ना, उसे याद करना जरूरी है कि यह कौन कौन सी रिपोर्ट देता है। आईएमएफ द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, और वह रिपोर्ट कौन सी है? 2 रिपोर्टें हैं। ठीक, मतलब आईएमएफ भी एक संस्था है। आप लोग हमेशा देखते हैं कि विश्व हंगर इंडेक्स आ रही है, और विश्व पॉपुलेशन रिपोर्ट, हर तरह की रिपोर्ट आती है ना, ढेर सारी। एचडीआई आ रही है, तो वो रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो उन सब संस्थाओं का नाम आपको याद करना पड़ेगा। बट आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये भी हम लोग देख ले, क्वेश्चन पूछा है। चलिए, तो इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। क्या? रिपोर्ट। अब बात परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी भी बताऊंगा मैं इसकी। हिंदी इसकी क्या है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। मतलब कि विश्व का जो फाइनेंस है उसमें स्थिरता कितनी है, किस देश की जो मुद्रा है या जो फाइनेंस है, जो वित्त है, वह कितना % स्थिर है, उस हिसाब से यह वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां हैं सबको रैंकिंग देता है। ठीक, चलिए दूसरी कौन सी रिपोर्ट यहां जारी करता है? तो दूसरी है हमारी कौन सी? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसकी कोई हिंदी नहीं है, इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों यही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अगर आपसे पूछ लेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है,
तो वह जारी करती है हमारी IMF। अगर उसके बाद पूछता है कि आपसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो IMF जारी करता है। उम्मीद करता हूं कि इसके रिपोर्ट के बारे में आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहीं पर कि यह कार्य क्या करता है, इसके जो कार्य है, ठीक, कार्य, ठीक है। तो यह मुख्य तौर पर दो कार्य करता है, इसके उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। और SDR, जो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि SDR है क्या। हमेशा आप लोग सुने होंगे IMF में SDR का निर्धारण किया जाता है। चलिए, यह कार्य करता है ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना और निगरानी करना, और निगरानी करना। समझेंगे इसे, ऋण प्रदान करना। मैंने आप लोगों से बात किया कि इसका नाम ही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष है। यह एक तरह से कोष क्या होता है, जो सदस्य देश इसके होंगे वही तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उन्हीं की जो करेंसी होगी इसमें फंड के रूप में रखी जाएगी। और जब किसी भी कंट्री को क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी, उसकी इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ होगी, तो यह उसकी हेल्प करेगा, अर्थात उसे ऋण प्रदान करेगा, ऋण प्रदान करेगा। और उसके साथ ही यह क्या करेगा, फंड भी देता है, डोनेशन भी देता है IMF। जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक और IMF यही दो ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं वैश्विक लेवल पर जो किसी भी कंट्री की आर्थिक स्थिति की कमजोरी के समय उसकी हेल्प करती हैं। ये आपको लोन भी देंगे और आपको फंड भी देती हैं, ठीक। तो ऋण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। निगरानी करना, जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली है इसकी निगरानी करता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक। तो निगरानी करना और ऋण प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। चलिए अब बात करेंगे कि इसकी जो बनाया गया इसे, उसके लिए उद्देश्य क्या क्या रखे गए थे। उद्देश्य इसके काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग मेंस लिखने जाएंगे तो उसमें यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब प्रीलिम्स होने वाला UPSC का, तो विल प्रिपेयर होकर आप लोग सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए, नई चीजें पढ़ने की कोशिश मत करिए, ठीक है। क्योंकि आपका जून में एग्जाम होने वाला है, आपके पास अगर सही तरीके से देखें तो प्रिपरेशन का टाइम बचा है 3 महीने, और उन 3 महीने में आप लोगों को क्या पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप लोग नया पढ़ने की कोशिश करेंगे भ्रमित होंगे, बस कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जो आप पढ़े हो उसे एनफ मानो, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखते रहो, साथ ही करंट अफेयर पर फोकस करते रहिए। मैं करंट अफेयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि 2016 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें 40% क्वेश्चन आपके करंट से पूछ लिए गए हैं, ठीक। और उसके बाद से करंट कभी 4% आया, कभी 5%, कभी 10%। तो 3-4 सालों से हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर उतना नहीं पूछ रहा है, तो क्या पता UPSC घूम फिर के वहीं पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल हम लोगों ने देखा 2020 में प्रीलिम्स का जो अभी एग्जाम हाल में हुआ है उसमें उसने पूरा एग्रीकल्चर से क्वेश्चन उठा लिया था। तो इसलिए आप लोग के जितने सब्जेक्ट हैं सब पर फोकस करिए और सही तरीके से प्रिपरेशन करके एग्जाम क्वालिफाई करिए, ठीक। चलिए बात करेंगे हम लोग इसके उद्देश्यों के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। रोजगार देना, गरीबी कम करना, पहला है। रोजगार प्रदान करना, दूसरा है गरीबी कम करना। सब मैं लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। गरीबी कम करना, साथ ही सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा, साथ ही प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। क्या, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को, भुगतान संतुलन में आप लोगों को अलग से चैप्टर पढ़ा चुका हूं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना, ठीक करना, साथ ही वैश्विक व्यापार का संतुलित विकास करना,
वैश्विक व्यापार का संतुलित विकास करना। उसके बाद विनिमय दरों में स्थायित्व लाना। विनिमय दरों में स्थिरता लाना या स्थायित्व प्रदान करना। चलिए पहले देखते हैं ये कितने पॉइंट हो गए, इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग आगे के इसके जो उद्देश्य हैं देखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट उद्देश्य ही है। 6 हो गए, अभी 2 से 3 उद्देश्य इसके और होंगे। चलिए पहले के एक्सप्लेनेशन हम लोग शुरू करते हैं। रोजगार प्रदान करना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्य उद्देश्य है वह वैश्विक स्तर पर रोजगार देना। और रोजगार कैसे क्रिएट होगा? जब कंपनीज, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां लगाई जाएंगी, उसके लिए यह क्या करता है, उसके लिए यह लोन प्रदान करता है, जिसे हम लोग ऋण बोलते हैं। ठीक, कंट्री को तो कंट्री उद्योगपतियों को देती है, उससे रोजगार क्रिएट होता है। चलिए पहला पॉइंट हुआ गरीबी कम करना। वैश्विक अर्थव्यवस्था चाहे किसी देश की अर्थव्यवस्था हो, उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है किसका? गरीबी का। अगर आपने गरीबी कम कर लिया तो आपकी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक लगेगा कि हाँ ऊपर जा रही है। ठीक, जैसे विश्व हंगर इंडेक्स आता है कि उसमें कितने लोग भूखे हैं किस कंट्री में, तो उन सब में अगर आपकी रैंकिंग अच्छी जा रही है, गरीबी आप कम कर रहे हो, तो जायज सी बात है उन सब रैंकिंग में भी आपके सुधार होगा और आपकी कंट्री डेवलप करती रहेगी। तो गरीबी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा, क्या बोलते हैं इसे? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का अर्थ क्या होता है? सतत विकास का मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी चीजों का आप ऐसे यूज करो कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए भी बना रहे और आप भी उसका सही तरीके से यूज कर लो। यह आपका सतत विकास कहलाता है। तो सतत आर्थिक विकास का आशय यह है कि अर्थव्यवस्था के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि अर्थव्यवस्था के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, उसके जो संसाधन हैं, जो रिसोर्स हैं, उनका पूरी तरह से आप दोहन ना करें और अर्थव्यवस्था को गति देते रहें, वह आगे बढ़ती रहे और साथ ही आने वाली पीढ़ी के बारे में भी आपका ध्यान जरूर रहे, उसे भूलना नहीं है। यह कहलाता है सतत आर्थिक विकास। इसको बढ़ावा देना। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भुगतान संतुलन है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने इसकी डिफिनेशन आप लोगों को क्या बताई थी? पूरा चैप्टर मैंने समझाया है कि किसी भी विश्व का कोई भी कंट्री जिसमें रहने वाले व्यक्ति, निवासियों द्वारा किसी अदर कंट्री द्वारा किया गया लेन देन वैश्विक भुगतान कहलाता है। और उसके लिए व्यक्ति का वहां का रेसिडेंट होना कंपलसरी है, न कि सिटीजन। मतलब उसे वहां का नागरिक होना जरूरी नहीं है, वहां का निवासी होना जरूरी है। तो बात आती है ऐसी कि जब वह व्यापार किया जाता है तो कभी कभी वह प्रतिकूल हो जाता है, अप्रतिकूल होता है, अनुकूल प्रतिकूल होता है। हाँ, प्रतिकूल का मतलब है कि जिससे व्यापार किया जाए वो सेटिस्फाई ना हो, तो उसको सेटिस्फाई करवाना, ये किसके तहत आता है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। मतलब कि जो मनी, जो करेंसी है, उसके भी अगर एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसके लिए आईएमएफ जिम्मेदार होता है और वह सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वैश्विक व्यापार का संतुलित विकास करना, मतलब कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है इसका डेवलप करना, हर कंट्री को एक दूसरे से जोड़ना और जो व्यापार हो रहा है उसमें आने वाली सारी समस्याओं को दूर करने का उपाय जो बताएगा वह आईएमएफ है। तो वैश्विक व्यापार का संतुलित विकास करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। विनिमय दरों में स्थिरता लाना, जो विनिमय दर होता है हमारा उसमें स्थिरता लाना, उसके लिए क्या होता है कि करेंसी कम मात्रा में छापी जाए, तभी विनिमय दर में स्थिरता आती है और इसका नियंत्रण आईएमएफ रखता है। ना पूरी तरह से तो आंशिक रूप से हर कंट्री पर इतना प्रेशर रखता है कि आपको करेंसी उतनी मात्रा में नहीं छापनी है जितने की डिमांड है, उससे कम मात्रा में अगर आप करेंसी का निर्गमन करेंगे आप लोग, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में करेंसी की जो क्वांटिटी है वह कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, अन्यथा उसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो विनिमय दर में स्थिरता नहीं आ पाएगी। ठीक, तो ये थे हमारे 6 इसके उद्देश्य।
अब हम लोग बात करेंगे दो उद्देश्य और हैं, ठीक। वो दो उद्देश्य कौन से हैं? 7वां लिखेंगे हम लोग, इसे मत देखिएगा। 7वां और 8वां उद्देश्य कौन सा है? 7वां उद्देश्य है इसका अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना, ठीक है। और दूसरा आता है क्या? सॉरी, 8वां कौन सा आता है? बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करना। बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करना। तो मेरे हिसाब से जो 8 इसके उद्देश्य हैं ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। मैंने क्या बताया था, स्थापना किस लिए की गई थी? कि विश्व में जितनी भी कंट्रियां इसकी मेंबर हैं उनकी यह हेल्प करेगा, साथ ही उनका जो फंड होगा इसके पास डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा। वो जितना अंशदान करेंगे उस हिसाब से उनकी हेल्प की जाएगी, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग ये बहुत बारीक चीज है, इसे ध्यान देकर समझना है, ठीक है। मौद्रिक सहयोग का आशय ही होता है कि किसी कंट्री की हेल्प करना। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो मोटिव होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वह क्या होगा कि विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जितनी भी कंट्रियां हैं जो इसकी मेंबर है 189, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसमें सहयोग देना, एक दूसरी कंट्री को उसके लिए आगे बढ़ाना, एक दूसरे की हेल्प करना ही क्या कहलाता है? हमारा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। मतलब कोई भी कंट्री किसी की भी हेल्प कर सकती है। लास्ट है बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करना। बहुपक्षीय भुगतानों से आशय यह है जैसे किसी भी कंट्री द्वारा कहीं भी पेमेंट करना है तो उस पेमेंट को क्या करना है? बढ़ावा देगा, क्योंकि इसके पास हर कंट्री की करेंसी होती है। तो इस तरह से इसका जो उद्देश्य था हम लोगों ने बहुत बारीकी से समझ लिया। अब बात करेंगे कि एक इसका खाता होता है DSR, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूं? यहां से क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा मिलेगा। कहानी में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ चीजें इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बस। विशेष आहरण अधिकार, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशेष आहरण अधिकार, इसे इंग्लिश वर्जन में क्या बोलते हैं? स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, ठीक। और इसी का जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है वह है SDR। आप हमेशा सुने होंगे कि जो IMF होता है वह SDR का क्या करता है? निर्गमन करता है। सारे लेन देन यह SDR के माध्यम से करता है। आज हम लोग यही समझेंगे कि SDR एक्चुअल में है क्या, इसको क्यों इतनी वरीयता दी गई है, IMF क्यों इस पर बार बार फोकस करता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। IMF द्वारा जारी की गई यह एक रिजर्व मुद्रा है। एक एक पॉइंट लिखेंगे। SDR IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। SDR IMF द्वारा जारी की गई SDR IMF द्वारा जारी की गई क्या है? रिजर्व मुद्रा है। रिजर्व मुद्रा है। समझते रहेंगे, लास्ट में मैं सारे पॉइंट क्लियर भी करूंगा। चलिए अब बात आती है कि SDR को अपनाया कब गया? तो उसे 1969 में अपनाया गया। कब? 1969 में इसे अपनाया गया।
इसे अपनाया गया। ठीक है, बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में। तीसरा पॉइंट है स्वर्ण और डॉलर की सीमाओं के मद्देनजर, स्वर्ण अर्थात गोल्ड और यूएसए डॉलर, अमेरिकी डॉलर, स्वर्ण और यूएसए डॉलर के की सीमाओं के मद्देनजर की सीमाओं के मद्देनजर एसडीआर को वैकल्पिक मुद्रा के रूप में, एसडीआर को वैकल्पिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। ठीक, ये जो इसके बाद ये जो इसकी बातें थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी किसकी, विशेष आरण अधिकार की। तो अब बात आएगी कि इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई। तो यह जो मैं उद्देश्य लिखूंगा, चौथा पॉइंट मान लीजिए आप लोग, ठीक, कि इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। टेंशन लेने की बात नहीं है, परेशान नहीं होंगे, जैसे ही मैं लिख लूंगा सारे पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप लोगों के माइंड में मैं सेट ना कर दूं, इस बात की गारंटी है। लास्ट तक बने रहें बस। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तरलता बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तरलता बढ़ाना क्या है इसका उद्देश्य था। चलिए इसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। कौन सा है, पांचवा। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और ये जो हमारा विशेष आरण अधिकार एसडीआर निर्धारित किया गया है, इसके लिए 2 से 3 करेंसियां हैं, जैसे यूरो, डॉलर और पाउंड। इन्हीं के माध्यम से यह लेन देन करता है। चलिए एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको कुछ लिखना नहीं, आप लोगों को सिर्फ समझना है। एसडीआर आईएमएफ द्वारा जारी की गई रिजर्व मुद्रा है। यह एक ऐसी करेंसी है जो आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है और विश्व के किसी भी कंट्री को जो डोनेशन होता है, कुछ भी होता है, यह इसी के माध्यम से करती है। ठीक, मतलब यह आईएमएफ की ही एक मुद्रा है, आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक मुद्रा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जिसके माध्यम से यह सारे लेन देन करता है। अपनी ही मुद्रा इसने बना रखा है एसडीआर को। एक्चुअल में इसे अपनाया कब गया, तो 1969 में इसे अपनाया गया था। ये फैक्ट है। स्वर्ण और यूएसए डॉलर की सीमाओं के मद्देनजर एसडीआर को वैकल्पिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया। हम लोगों ने ब्रेटन वुड्स प्रणाली में देखा था कि स्वर्ण को एक तरह से गिरवी रखकर या उसको बेस मानकर अपने कोष में रखकर यूएसए डॉलर की छपाई करना ही उस समय क्या था, बहुत बड़ी बात थी। और यूएसए डॉलर को वैश्विक स्तर पर वरीयता दी गई थी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली जोड़ के याद करेंगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लें। उसमें बात की गई थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूएसए डॉलर को पूरी तरह से वरीयता दी जाए। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए ही एक ऐसी कंट्री थी जो पूरी तरह से विश्व युद्ध से बची हुई थी और उसकी जो डॉलर की वैल्यू थी वो ज्यादा थी। उसके लिए निर्धारित किया गया था कि 0.88 ग्राम गोल्ड रखकर आप $1 की क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। तो जो उस टाइम का स्वर्ण, गोल्ड और यूएसए डॉलर था, इसकी काफी सारी सीमाएं थी। इन्हीं को मद्देनजर रखकर एसडीआर को पूरी तरह से इसकी वैकल्पिक मुद्रा के रूप में लाया गया कि अब ना तो डॉलर की जरूरत है ना तो स्वर्ण की जरूरत है। ये जो एसडीआर हम लोग बना रहे हैं, एसडीआर बोले तो स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, विशेष आहार अधिकार, यह पूरी तरह से यूएसए डॉलर और स्वर्ण जो गोल्ड है उसकी जो स्थान उसका है वह ये लेकर पूरी तरह से उसे समाप्त कर देगा और आईएमएफ की अपनी एक अलग से पहचान बनाएगा ये। ठीक, तो ये बात हो गई। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
तरलता बढ़ाना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तरलता बढ़ाने का आशय यह है कि यहाँ जितनी भी कंट्री होंगी उनको डोनेशन करेगा, डोनेट करेगा, पैसे देगा उन्हें, और इसी एसडीआर के माध्यम से। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। पेपर गोल्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पर सारे काम पेपर के माध्यम से ही किए जाते हैं। यह जो एसडीआर है यह सिर्फ ऐसे करके लिखा जाता है बस, ठीक, और पेपर पर ही हमेशा इसमें काम होता है, तो इसलिए इसे हम लोग पेपर गोल्ड बोलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए, जो आईएमएफ था इसकी जो आप लोगों की ब्रीफ जानकारी थी वो मैंने आज दे दी। अभी इसमें बचता है कि आईएमएफ का कोटा क्या होता है, कोटा के बारे में बात करनी है, और भारत की स्थिति क्या है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 2.76% वह अंशदान करता है, लेकिन भारत इससे कितना प्रॉफिट पा रहा है, क्या नहीं पा रहा है। विश्व स्तर पर आईएमएफ की क्या वरीयता है ये हम लोगों ने देखी, लेकिन कोटा हम लोगों ने नहीं देखा कि किस माध्यम से कंट्रियों की यह हेल्प करता है। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में, नहीं तो कभी और, हम लोग इसे देख लेंगे, और कल के वीडियो में शायद हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, विश्व बैंक, या फिर इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम लोग इसके कोटा के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। और एक बात बोलनी है कि आज का वीडियो थोड़ा आप लोगों को लेट मिला है, उसके लिए माफी चाहूंगा। कुछ टेक्निकल इशू हुए थे, वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।